अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ेरे बहस। मैं हूं फैसल अब्बासी। रामीन सैयद ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। आज शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशत गर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बनाया गया। और इस मौके पर पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, जिनकी उम्र 39 साल थी, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इनके साथ साथ 23 साला कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर भी शहीद हुए हैं और 5 जो सिपाही हैं पाक फ़ौज के, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी ये जो कुर्बानी है यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के लिए लाजवाल है। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान में अब सेनेट इलेक्शन का जो दंगल है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही सज रहा है और इसके लिए जो टिकट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने कुछ सीनियर और मंजे हुए लोगों को अखाड़े में उतारने का प्लान किया है, जिनमें परवेज़ रशीद साहब का नाम सर फहरिस्त है। उनको टिकट दी गई है। बहुत ही दबंग, बहुत ही वोकल तलाल चौधरी को भी टिकट मिल गई है। और इस तरह कुछ और लोग हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। डॉक्टर सईद इलाही का नाम भी सामने आ रहा है जिनको टिकट दी जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन और नदीम भुट्टो और सरफराज राजर जो हैं और दोस्त अली जासिर, इनको टिकट दे रही हैं। जो पीटीआई है उनके जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात की है और ये कहा है कि नाम फाइनल कर लिए हैं। दूसरी जानिब जो पंजाब में उनकी कमेटी है, मियाँ जो असलम हैं, उनकी सरबराही में उन्होंने एक मीटिंग की है। उसमें कुछ नाम सामने आए हैं जिसमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम सामने आ रहा है, यास्मीन राशिद का, कि उनको टिकट दी जा रही हैं। बहरहाल अभी तक पीटीआई की तरफ से क्लियर नहीं हुआ कि जो सेनेट की टिकट्स हैं वो किसको दी जाएंगी। ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी सेनेट के उम्मीदवार के तौर पे कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और अब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, देखते हैं कि इसमें किसका पलड़ा भारी होना है, ज़्यादातर सीट्स कौन लेकर जाएगा। माजी में जिस तरह जो इल्ज़ाम लगता रहा, कभी ये कहा गया कि ओपन बैलेट होना चाहिए, फिर सीक्रेट बैलेट ही चलता रहा, कभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती रही। ये सेनेट इलेक्शन माजी के मुकाबले में कितने मुख्तलिफ होंगे, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पीटीआई है इसका मुस्तकबिल किन हाथों में है और पीटीआई के लोग अब जब अपनी गलती आके मान रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद उनकी गलती थी, ये मिस कैलकुलेशन कैसे हुई। शेर अफजल मरवत की बातों को अली ज़फ़र सेकंड करते हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर की हम बातें देखें तो उनको कोई और सेकंड कर रहा होता है। एक कन्फ्यूजन है फ़ैसला किसने किया, फ़ैसला कौन कर रहा है, किसको पीटीआई के लोग जो अब इस वक्त लीड कर रहे हैं वो किसी और का एजेंट कह रहे हैं। इसलिए अगर मौजूदा हालात देखें, बानी पीटीआई को जिस तरह सज़ाएँ हुई हैं, उनका अभी तक उन सज़ाओं के मुताबिक तो जेल से आना बाहर नज़र नहीं आता। मफामत, मज़ामत, ये अलहदा कन्फ्यूजन है। तो ऐसे में पीटीआई का मुस्तकबिल किन हाथों में है और इस जमात का मुस्तकबिल है क्या, इस पर भी आज के प्रोग्राम में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, 31,000 शुहदा की तादाद हो चुकी है गज़ा में। जो सालिस है मास की तरफ से उसको कुछ अपनी डिमांड्स पेश की गई हैं और ये तवक्को की जा रही है कि पहले मरहले में 2 तरफ़ा ये कैदियों की रिहाई होगी और फिर उसके बाद जंगबंदी की कोई तारीख़ सामने आएगी। हम दुआगो हैं कि ये मामला जल्द हल हो जाए, लेकिन गज़ा के मामले पर अब तक किसका क्या किरदार रहा है, बड़े जो इस्लामी ममालिक हैं उनका किरदार क्या रहा है, मगरिब का किरदार क्या रहा है, अमरीका का किरदार क्या है, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ नजमुल साकिब साहब मायनात सफारतकार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब आपके वक्त का, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राव खालिद साहब एडिटर 92 न्यूज़ इस्लामाबाद, सीनियर एनालिस्ट। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका। साकिब बशीर साहब सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, 92 न्यूज़ के एनालिस्ट हैं। साकिब साहब आपका शुक्रिया, आप तीनों के साथ गुफ्तगू करते हैं। नजमुल साकिब साहब, सेनेट इलेक्शन, अब जो घोड़े हैं वो सारी जमातें अब मैदान में उतार रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो जनरल इलेक्शन था उसके बाद धांधली का शोर था, अब धांधली का शोर सियासी बयानात की हद तक रह गया, हुकूमत बन गई, हुकूमत साजी हो गई, सदर आ गए, वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सेनेट इलेक्शन के बाद भी बेयकीनी के बादल छटेंगे
या कोई नया महाज खुल जाएगा? शुक्रिया फैसल। आपने अपने इंट्रो में जिस दहशतगर्दी के वाक़े का जिक्र किया है, एक दो फ़िक्रे उसके बारे में कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात यह है कि शहीद की वालदा, शहीद के वालिद, शहीद के घर वाले जो हैं वो इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके बरखुरदार की, भाई की और या शौहर की जो है वो ज़िंदगी काम आई और वो शहादत का दर्जा जो है उनको मिला। एक तरफ तो हमें ये दहशतगर्दी के वाक़यात आए दिन मिलते रहते हैं, हमारी जो एम्बैटल्ड है आर्मी जो है वो इस पे लगी हुई है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ लगी हुई हैं। दूसरी तरफ हमें वो जज्बा जो है ना वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और आवाम की तरफ से भी और फ़ौज की तरफ से भी, अस्करी इदारों की तरफ से भी, कि इस दहशतगर्दी की जो है वो बिल्कुल ख़ात्मे तक जो है ये जंग जारी रहेगी। हमारे आर्मी चीफ इसके बारे में कई दफ़ा इसका इयादा कर चुके हैं। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो मुझे लगता है कि आइंदा कुछ महीनों के बाद शायद हमें कुछ अच्छी खबरें मिलें और इस दहशतगर्दी की लानत से जो है वो हमारे पाकिस्तान की जान छूटे। आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। जो बेयकीनी थी ना, सियासी बेयकीनी जो हमें नज़र आ रही थी कि इलेक्शन की तो डेट ही नहीं आ रही, इलेक्शन पता नहीं हो रहे कि नहीं हो रहे, और एक बहुत बड़ी सी साजिशी थेरी तैयार हुई कि जी निगरान हुकूमत जो है ये तो अब पक्की रहेगी, ये तो 5 साल तक चलेगी। लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी, निगरान वज़रा को बातचीत भी हुई। वो सारी थेरियाँ जो हैं वो दम तोड़ गई। इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद के रिज़ल्ट्स जो हैं वो अभी भी मुतनाज़िया हैं। वो आज से उस वक्त तक मुतनाज़िया रहेंगे जब तक कि ठंड नहीं पड़ती लोगों को यकीन नहीं आता कि ये जो है ये हिसाब किताब जो है अब ये तय हो चुके हैं। तो सियासी बेयकीनी का खात्मा हुआ या बढ़ गई, ये डिबेटेबल है। मेरे ख्याल में सियासी बेयकीनी, जिस किस्म की सियासी बेयकीनी का हमें सामना था, उसमें कमी आ रही है, और उस पे जो चिप्स अपनी अपनी जगह पे, जो मोहरे अपनी अपनी जगह पे फिट बैठ रहे हैं, जिस तरह के हमने हुकूमत बनती देखी, प्राइम मिनिस्टर बन गए, सदर पाकिस्तान बन गए, अब हमें पता है स्पीकर साहब यानी मौजूद हो गए, उसके बाद एक अहम पोस्ट यानी सेनेट के चेयरमैन की है, गिलानी साहब की पूरी उम्मीद, हिसाब किताब ये हमें सारे नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़िमनी इलेक्शन वगैरह भी। अब इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जब हम देखते हैं ना, उसके लिए हमें 3-4 जो इंडिकेटर्स इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो हुकूमत बन गई है इसने कारकर्दगी करके दिखानी है, फुल स्टॉप। इसने काम करना है, वरना ये बनती हुई आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। इनको जो होमवर्क दिया गया है ख़ासतौर पे मुआशी और मईशत के सिलसिले में, ये इन्होंने पूरा करना है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने अभी की कि इस इलेक्शन के रिजल्ट्स अगले इलेक्शन के रिजल्ट तक मुतनाज़िया रहेंगे, ये नंबर 2 है। तीसरी बात यह है कि जो सेनेट के आपने कैंडिडेट्स की बात की है, तो आपने बताया कि किन किन पार्टीज़ के, मेजर पार्टीज़ के कौन कौन से कैंडिडेट्स, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि कुछ अहम नाम शायद रह भी गए हैं और उनकी वजूहात भी नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे जावेद लतीफ़ साहब हार गए इलेक्शन, तो अब वो कहाँ पे हैं? मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह साहब कहाँ पे हैं? तो उसका हमें नज़र आता है कि जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब का, मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप था, ख़ासतौर पे जावेद लतीफ़ साहब जो बहुत ज़्यादा वोकल थे उनके बारे में, वो ग्रुप लगता है कि या तो साइड लाइन हो रहा है या वो खुद साइड लाइन हो गए हैं। कुछ लगता है कि उन लोगों की अभी बात नहीं होगी। अभी वो लोग सामने आ रहे हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती ताल्लुकात और मरासम वगैरह नहीं। अब और पार्टी नजमुल साकिब साहब कदा कलामी की माफ़ी, बात यह है कि परवेज़ रशीद साहब शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं है, नासिर भट्ट शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं है, तलाल चौधरी शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं है। ये जिन लोगों को टिकट्स दी गई हैं, अब तक नाम सामने आए हैं, ये तो प्योरली नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं। ये आपका ख्याल है ये, और हो सकता है मेरा ख्याल ये ना हो, क्योंकि जब हम देखते हैं यानी गौर से देखते हैं और फिर पूरा जो ट्रेंड आपके सामने आ रहा है, मुझे तो उसमें यही नज़र आ रहा है कि कुछ जो है वो पिक एंड चूज़ किया गया है। आपने ठीक कहा, एक हद तक ठीक बात भी है कि सारे असल में तो नून के लोग हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उन नून के लोगों में से इतनी सारी सीटें हैं वो किस किस को देनी है। अगर नवाज शरीफ साहब
प्राइम मिनिस्टर होते और सेनेट का इलेक्शन होता तो मेरे ख्याल में जावेद लतीफ साहब एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, उनको ये टिकट मिलती। क्यों नहीं मिली इसके बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुल्फी बुखारी साहब, यानी अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जुल्फी बुखारी साहब जो है वो कहीं से फिर वापस आ गए हैं और पीटीआई में फिर वो जो हंगामा आपने बताया वो उसका हो रहा है। जो 2-3 चीजें और सामने आ रही हैं वो ये कि किसी लॉन्ग मार्च का जिक्र भी आ रहा है, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद मौलाना साहब जो हैं वो कोई लॉन्ग मार्च करने का बताएंगे। दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब आ गए हैं और उन्होंने थरथली मचा दी है कि जी ये जो अली मीन यानी गंडापुर साहब हैं उनकी हुकूमत जो है उनको परेशानियां उनकी बढ़ रही हैं वगैरह वगैरह। आखिरी बात इस वक्त की तज्जिया मेरा ये कहता है कि हुकूमत अगर मेहनत करती रही तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। दूसरी बात कि पीटीआई को अपने अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करके एक मजबूत पार्टी के तौर पे सामने आना ही पड़ेगा और उसके लिए उनके पास बहुत टाइम है। मईशत बहाली की बात एक ऐसी बात है जो कि सारे कर रहे हैं, सारी पार्टियां मिनहसुल पार्टी कर रहे हैं, लिहाजा लगता यही है कि अवाम को सुख का सांस को 2-1 बरस बाद लेने को मिल जाएगा। जी राव खालिद साहब, आप एग्री करते हैं कि बहुत से कलीदी नाम मुस्लिम लीग नून से साइड पे हो रहे हैं इस सेनेट इलेक्शन में, या आखिर कितनों को टिकट दिए जा सकते हैं? परवेज़ रशीद साहब का नाम आ गया, नासिर भट्ट साहब का नाम आ गया, तलाल चौधरी साहब का नाम आ गया, सईद इलाही साहब का नाम आ गया। तो क्या ये मैंडेटरी है कि अगर सनाउल्लाह साहब हार गए या जावेद लतीफ़ साहब हार गए तो उनको सेनेटर बनाया जाए? जी फैसल, मसला पहले तो मैं थोड़ा सा अपने जवानों को खराज तहसीन पेश कर दूं, क्योंकि जिस किस्म का ये सानिया हुआ है वो पूरी बस को बारूद की भरी हुई थी और साथ कुछ सुसाइड बॉम्बर्स भी थे, तो बहुत बड़ा ये सानिया हो सकता था। उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इसको बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। तो हम सब दुआ गो भी हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस लानत से, इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए। हमारी फोर्सेस ने जो अब तक किया है बड़ा फ़र्क पड़ा है उससे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि मज़ीद ये इसका कला कमा हो और ख़ात्मा हो। जहाँ तक बात है कि कैंडिडेट्स कितने हैं, अब मैं आपको नाम गिनने शुरू करूँ, मैंने लिखे हुए हैं। राना एहसान अफजल साहब हैं, राजा रियाज साहब को जिस जगह से लड़ाया गया वो भी कैंडिडेट थे वहाँ से। राना सनाउल्लाह हार गए, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, फिर औरंगज़ेब खान ने भी बनना है, मोहसिन नकवी साहब ने भी बनना है, फिर जावेद लतीफ़ साहब हैं, मोहसिन रांझा साहब हैं। तो आप गिनते जाएँ, इस तरह से नाम बहुत से हैं। यकीनन इसमें एक तो लॉयल्टी को देखा गया, उसमें नासिर भट्ट साहब का जैसे आप नाम लेते हैं, और या परवेज़ रशीद साहब का, तलाल चौधरी साहब का। मेरा ख्याल है सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट तलाल चौधरी थे। उनका जो रहा सिलसिला, जिस तरह उन्होंने सज़ा भुगती 5 साल की नाअहली, फिर उसके बाद लॉयल्टी शो की, फिर एक बड़े वोकल अपोजिशन के मेंबर के तौर पे उन्होंने किरदार अदा किया, तो वो सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, तो उनको तो मिलना चाहिए था। ज़ाहिर है उनको जब मिला तो राना सनाउल्लाह को फिर नहीं मिल सकता था। अब ये बाकी सारे बड़े बिग विग्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब जैसे हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। इसी तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक सियासी तौर पे अदरवाइज़ उनका एक इन्फ्लुएंस है। तो इनका रोल क्या होगा एज पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे, ये कहाँ खड़े होंगे? अगर वो इलेक्टोरल किसी हिस्सा नहीं है हाउस का, तो बाकी फिर उनका रोल क्या होगा? क्या वो रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे, या उनको एडवाइज़री इस तरह अकोमोडेट किया जाएगा? परवेज़ रशीद साहब पे मैं बात करूँगा छोटी सी, कि लास्ट टाइम उनको हरा दिया गया, हालांकि नून के कैंडिडेट थे, वोट भी पूरे थे, पता नहीं वो कैसे हार गए। तो मेरी दुआ है कि इस दफ़ा ना हो, वो भी एक अच्छे पार्लियामेंट, उन्होंने पेमेंट नहीं की थी जी, पंजाब हाउस में रिहाइश पजीर थे, कई सालों की पेमेंट रहती थी उनकी। तो अब भी ये तो वो चीज़ें हैं कि वो पंजाबी की मिसाल, आटा गूंदी हिलदी क्यों? जब आपने करना होता है तो फिर बहाना तो कुछ भी हो सकता है, जब आपने नहीं होने देना उनको तो नहीं होने देना। तो ये तो चलते रहते हैं मसाइल। हमने अभी 2024 के इलेक्शन में भी हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं। तो ये पाकिस्तान के एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है, उसमें ये एक छलनी लगाई जाती है, उसका साइज़ चेंज होता रहता है, छोटा बड़ा, और स्टाइल चेंज होता रहता है, तो वो ये चलता रहता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग गेम अब जो मैं देख रहा हूँ कि ये जब हो जाएंगे इलेक्शन,
अच्छा, ये तो अकोमोडेट करने की आपने बात की थी, जाहिर है पंजाब में सिर्फ है नून के पास गुंजाइश जहाँ वो कर सकते हैं। मरकज़ में उन्होंने एक यूसुफ गिलानी साहब को जो खाली हुई थी सीट उस पर ले आए हैं। आगे जो सीट है वो एक राना महमूदुल हसन जो पीपल्स पार्टी के हैं, उनको नून के ही होते थे किसी ज़माने में, अब उनको दे दिया उन्होंने। तो इसलिए यहाँ पे तो टेक्नोक्रेट की सीट शायद मोहसिन नकवी साहब को मिले या औरंगजेब साहब को मिले, किसको मिलती है ये देखते हैं। अब ये जो एट द एंड ऑफ द इलेक्शन जो एक हैयत बनेगी, कौमी असम्बली में तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी बन रही है, जिस तरह से सीटें अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट्स तब्दील हो रहे हैं या आ रहे हैं, कह रहे हैं तब्दील ना भी कहें तो आ तो रहे हैं, नए नए रिजल्ट आए जा रहे हैं, सीटें बढ़ती चली जा रही हैं नून की और हुकूमती इत्तेहाद की। तो अगर सेनेट में भी ये आ जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद जितना बड़ा है तो सेनेट में भी तकरीबन 2/3 के करीब ये होंगे। सही है। साकिब साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून के जो सेनेट के उम्मीदवार से उनसे मुतालिक, एक तो ज़रा पीटीआई से मुतालिक बता दें, जो बैरिस्टर गौहर ने आज बात की है कि बानी से बात हो गई है और नाम फाइनल कर लिए हैं। अगर नाम फाइनल हो गए हैं तो फिर ये पंजाब वाले किस तनाजुर में इजलास कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि ये ऐसी फहरिस्त आएगी कि जिसमें बाद में कोई भौचाल नहीं होगा, या ये नाम भी अभी कच्चे पक्के हैं, अपने अपने उम्मीदवार लॉबिंग कर रहे हैं और नाम पिच कर रहे हैं? नहीं, जो बानी पीटीआई हैं उनसे जो मुशावरत से जो नाम आए हैं, बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है, वो ऑफिशियली तो पीटीआई की जानिब से वही नाम होंगे सेनेट के लिए। और उनमें जो खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से ख़ास तौर पर काफ़ी नए नाम भी हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद जिनके कागजात नामजदगी पर इतराज़ भी आ सकता है। एक नाम आप देखें कि पंजाब जो खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद का है। अब मुराद सईद जो हैं वो 9 मई के मुकदमात में भी उनका नाम है और वो रूपोश भी हैं। और इससे कबल जब वो जनरल इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे तो उस पर उनका इतराज़ भी आया था, उनकी जो उनके क्योंकि वो अब्सकॉन्डर थे तो इस वजह से उन्होंने फिर कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। इसके अलावा अज़हर मशवानी हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं। अब अज़हर मशवानी भी जो है फ़िलहाल रुपोश हैं, लेकिन अज़हर मशवानी हैं लाहौर से, लेकिन ये यंग हैं और इनके जो सोशल मीडिया और बड़े एक्टिव होते हैं, इनका नाम है। इसके अलावा सनम जावेद हैं, वो इस वक्त आपको पता है कि वो जेल में है। इनका नाम भी ख़वातीन की जो नशिस्त है पंजाब से उसमें आया है। यास्मीन राशिद हैं टेक्नोक्रेट सीट पे पंजाब में। इस तरह हामिद खान है। हामिद खान बड़े सीनियर कानूनदान हैं और पीटीआई की जो लीगल टीम है उसके हेड भी हैं। और हामिद खान जो है ये बड़े शुरू से इमरान खान साहब के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं। दरमियान में काफ़ी इख्तलाफात भी हुए, बल्कि जब हुकूमत थी पीटीआई की तो उस वक्त ये साथ नहीं थे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो ये उस वक्त से आनवर्ड आ रहे हैं। हामिद खान साहब का नाम इसमें ख़ास तौर पर आया है। और कुछ ख़वातीन हैं, तो ये पीटीआई के उमर सरफराज चीमा है जो साबिक गवर्नर पंजाब, उनकी कागजात नामजदगी भी जमा हुए हैं। उमर सरफराज चीमा भी जो है वो जेल में है। लेकिन इसमें मसला यह है कि मोस्टली कुछ रुपोश हैं, कुछ जेलों में हैं, और कुछ जो है वो जिनको टिकट्स दिए गए हैं मेरा ख्याल में हो सकता है उनको मंजूर भी ना हो, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर ना हो, वैसे भी हो सकता है मंजूर ना हो, तो उनके लिए जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं ये इनमें से आलमोस्ट वो नाम है जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने जेल से उनकी मंजूरी दी है और बैरिस्टर गौहर ने आकर इनका ऐलान जो है वो किया है। इसके अलावा मैं एक दो नाम हैं, फैसल वाडा और मोहसिन नकवी जो है उन्होंने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। और फैसल वाडा साहब के हवाले से ये आया है कि उन्होंने उनके जो तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा जो है वो MKM से हैं, ये जो है वो आया है। और मोहसिन नकवी साहब जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से वो होंगे। तो ये भी काफ़ी दिलचस्प है कि फैसल वाडा बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के और आ रहे हैं और वो पूरी उम्मीद है कि वो बनेंगे। और मोहसिन नकवी भी यकीनी तौर पर वज़ीर दाखिला भी हैं और वो भी काकड़ साहब ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवा दिए हैं। वज़ीर ख़जाना जो है मोहम्मद औरंगज़ेब उन्होंने भी जमा करवा दिए हैं। अब अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो किसके उम्मीदवार होंगे और किस तरह वो आएंगे सेनेट में, क्या वो आ सकते हैं, ये भी बड़ा मतलब एक दिलचस्प मामला है। अच्छा, एक नाम और रह गया है, एमल वली खान।
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने हमायत की है। पीपल्स पार्टी जो है वो यकीनी तौर पर उनको लाना चाह रही है, और उनके जब इलेक्शन अभी 8 फरवरी के रिजल्ट्स आ रहे थे तो उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की मुख्तलिफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन उनको पीपल्स पार्टी जो है उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसमें इन तमाम नामों में एक नाम जो है वो मिसिंग होगा, वो है रज़ा रुबानी, जो बड़ा एक सीनियर वो सियासतदान है और बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा मुकाम भी है, तो वो जो है वो मिसिंग होगा। उनको टिकट जो है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया अभी। जी राव साहब, ये तो खैर सेनेट से मुतालिक हो गया। शेर अफजल मरवत साहब फरमाते हैं कि 2 गलतियां अगर हम ना करते तो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला हमारे हाथ में ही रहता, हमें नशिस्तें मिल जाती। अली ज़फ़र साहब उनकी बात को सेकंड करते हैं और दोनों बड़ी हैरत से बात करते हैं कि शिरानी साहब के साथ इत्तेहाद हो गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बैट्समैन सामने आ गया। ये तो उस अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये तो साथ रहते थे, ये कौन गेम कर गया इनके साथ? देखिए, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि बेहतरीन फैसला था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा जो इत्तेहाद का था। तो वो चेयरमैन है इस वक्त, या कह ले बराह रास्त जो इमरान खान से हिदायत लेते हैं। और उस दूसरी तरफ हम हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कि जी मैंने तो नहीं कहा था, इमरान खान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी और मैंने उसका एहतराम किया है और हम उनके साथ हैं बिल्कुल। तो मुझे करीने क़यास यही लगता है कि ये इमरान खान साहब का ही फ़ैसला था। ये बाद में जो इधर बातें हो रही हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो बातें कर रहे हैं वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। वो कन्फ्यूजन वो जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो पार्टी के अंदर ही एक किस्म का मसले पैदा उससे होते हैं, उससे कोई बेहतरी की सूरत नहीं निकलेगी। और ये एक चीज़ का इनको इदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासत होती है उसमें सियासी जमातें इन मराहिल से गुज़रती हैं और सरवाइव भी करती हैं। हमने देखा भुट्टो साहब की पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उसके हिस्से बकरे किए गए, उसके बाद उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बनी, जतोई साहब की एक मसावत पार्टी बनी, रामे साहब की, कौसर नियाज़ी साहब ने बना ली, तो लेकिन सरवाइव किया उन्होंने। फिर PML बनी ज़िया के नीचे, लेकिन उसमें फिर जुनेजो और नून लीग और फिर ज़िया शहीद लीग बनी, फिर एक काफ लीग बन गई बाद में। लेकिन हम एक कॉमन फैक्टर जो देखते हैं उसमें वो ये है कि जहाँ जिस लीडर के साथ अवामी सपोर्ट थी, जिस पार्टी के साथ अवामी सपोर्ट थी, उसने सर्वाइव किया और पीपल्स पार्टी और नून ने 4-4 दफ़ा हुकूमत की। तो फैक्टर वही काउंट करेगा और वही चीज़ एक जो है ना बुनियादी तौर पर करेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में तगड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना वो बहुत अहम है, जो कि बिल्कुल हमारे नापैद होता जा रहा है। और एक और फैक्टर ये है कि हमारी जो पूरी इक़्तिदार की जंग होती है उसमें सब हल्के जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनको ऐसी जमात और लीडर की ज़रूरत रहती है जिसकी कुछ अवामी सपोर्ट भी हो। तो इसलिए ये जमातें लड़ती भिड़ती रहेंगी, इनके अंदर मसाइल भी चलते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि ये 3 जमातें तो शायद बाकी मार्जिनलाइज हो गई हैं, JUI, ANP या बाकी जो अपने तक पीपल्स पार्टी भी तकरीबन चलेगी, वो रिवाइव करने की कोशिश की। तो ये मेरा ख्याल है किसी हद तक जो है ना वो होंगी। इनके मसाइल हल होंगे सिर्फ उस वक्त, कल भी मैंने कहा था, इमरान खान जब जेल से बाहर आएंगे, जब वो बाहर आएंगे तो फिर इनके मसाइल हल होंगे, वरना ये कुछ ना कुछ इट खड़क का जो होता है ना ये चलता रहेगा इनका। ये पांडे पड़े हुए ये बजते रहेंगे आपस में। कुछ पर्सनल उसमें मैंने कल भी कहा था, पर्सनल भी हो सकती हैं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, किसी की शायद डोरियां भी कहीं से हिल रही हों और सारी गेम में चल रही होती है, व्हील्स विद इन व्हील्स होती हैं ये चीज़ें जब इस किस्म की सूरत हाल का कोई पार्टी शिकार होती है। तो उसमें इमरान खान साहब के आने के बाद ही मामला ठीक होंगे। वो आई डोंट नो कि कब तक वो जेल में रहते हैं, कब उनको ज़मानत मिलती है, लेकिन उससे पहले ये मामला इसी तरह चलेंगे। जी एक मौके पर रिपोर्ट हुआ नजमुल साकिब साहब कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा है कि कारकुन जो हैं वो हमारे सर पे ज़्यादा सवार ना हो। एक मामले पे ये भी रिपोर्ट हुआ है और हमें पता है कि हमने क्या करना है। और वो उनसे सवाल पूछा गया कि आप फ़लाँ शख्स के प्रोग्राम में गए और वो फ़लाँ शख्स तो हमारी पार्टी लीडर के बारे में ये गुफ्तगू करता था। जब इस हद तक रवैया आ जाए तो आप समझते हैं नजमुल साकिब साहब कि सिर्फ बर्तन टकराने तक है, बर्तन खड़कने तक है, या ये अब खिड़कियाँ भी खड़कने लगी हैं? जो वाडा साहब की बात देखें तो वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर तो मुद्दत ही नहीं पूरी कर सकेंगे।
ये जो खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियों खड़कने का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये मेरे उन 7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। आपके लाखों देखने वाले इस ज़ेर बहस प्रोग्राम को 92 को, उनमें अक्सरियत हो सकता है कि पीटीआई के यानी प्यार करने वाले हों, उनकी ख़ास तौर पे खिदमत में ये पेश करना है। सबसे पहले वो 7 नुकात सुन लीजिए, उसके बाद देखिएगा कि उस पर कोई बात बनती है कि नहीं। मेरे नज़दीक इस वक्त पीटीआई को इन 7 चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, इन 7 मशवरों की बड़ी सख्त ज़रूरत है अगर हालात को अपने काबू में लाना है। नंबर 1, ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर कानूनी नुक्ते तो आप ढूंढ रहे हैं अपना हक़ हासिल करने के लिए, इसको ढूंढते रहिए, लेकिन इसके अलावा भी काम करने वाले हैं। नंबर 2, लीडर क्या सोच रहा है, जिसकी अभी राव साहब ने भी बात की। लीडर क्या सोच रहा है, उसकी क्या विजन है, उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके लिए पीटीआई को चाहिए कि एक अपना परमानेंट स्पोक्स पर्सन बनाए, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नंबर 3, सुन्नी इत्तेहाद से आपने कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया है बाबा, अब उसको लकीर को क्यों पीट रहे हैं? इसी में रहते हुए देखें कि कौन सी सूरत हाल इस वक्त आपकी पार्टी को सूट कर रही है। नंबर 4, पार्टी में इत्तेहाद कायम रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम लेने और फौरी तौर पे ज़रूरी इक़दाम लेने बड़े ज़रूरी हैं। पार्टी को मुत्तहिद ना सिर्फ आपने करना है बल्कि नज़र भी आए कि आपकी पार्टी जो है वो मुत्तहिद है। नेक्स्ट, अंदरूनी मसाइल को अंदरूनी हदूद में रहकर यानी इसको हल करना है। मिसाल के तौर पे IMF को ख़त लिखना, मिसाल के तौर पे GSP प्लस के बारे में बातें चीतें होना, मिसाल के तौर पे ये कहना जी कि हमें कर्जा नहीं मिलना चाहिए और वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे अफवाहें हैं। लेकिन इन अफवाहों को आपने दबाना है और बताना है कि हम अंदरूनी मसाइल का अंदरूनी तौर पे इसका हल करेंगे। अगला पॉइंट, ये मौका है सुनहरी के पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट में एक मुस्तहकम अपोजिशन की बुनियाद पड़े। कंस्ट्रक्टिवली और इस्तेहकाम के साथ आइए और एक अपोजिशन का किरदार करें। अगर आपके सामने अवाम की फलाह बहबूद है तो उसको सामने रखते हुए ये एक सुनहरी मौका आपको कुदरत ने दिया है। इलेक्शन और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में, एक तो जनरल इलेक्शन और दूसरा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसके पोस्टमार्टम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। उसके पोस्टमार्टम कीजिए, उसमें से लेसन्स लर्न कीजिए, और ताकि आपको अगले इलेक्शन में ये सारा कुछ ना देखना पड़े। अब आपको एक तजुर्बा हो गया है कि वोट मिलना काफ़ी नहीं है, उसका गिने जाना, उसका अनाउंस होना, और ये हर किस्म के फॉर्म 45, 47 वगैरह वगैरह। आखिरी बात मेरी ये है कि जिस तरह राव साहब ने कहा ना कि लीडर के आने का वेट करें, बाहर निकलने का, तो उसका ज़रा देखिएगा कि आपका लीडर जो इस वक्त जेल में है उसको किस तरीके से, कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से, और आपके पास तो इतने ज़्यादा वकील हैं, ऐसे ऐसे जय्यद ज़ीरक किस्म के वकील हैं, उनसे कहिए कि कोई ऐसी निकाले चीज़ जिसकी वजह से ये है कि उसका ये जो 3-4 केसेस उस पर हुए हैं और सज़ा वगैरह हुई है, उनको आपने बाहर लेके आए, सज़ाएँ माफ़ करवाएं, कुछ करें। और मुझे याद है अलवी साहब ने, हमारे जो यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो कहा भी था और सो आवाज़ आई जेल से कि जी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या आप जेल में ही रहना चाहते हैं? तो ये है इन 7 पॉइंट्स का आखिरी पॉइंट कि अपने लीडर को बाहर लेके आएँ, और उसके बाद बहसीत एक तहरीक के नहीं, ये जो आपकी तहरीक है ना पाकिस्तान, ये जो क्या है तहरीक इंसाफ, अब एक पार्टी बनाइए और वो पॉलिटिकल और सियासी पार्टी हो जो कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिवली सोचती है और आगे का देखती है। ये आखिरी इलेक्शन नहीं था, इसके अलावा भी इलेक्शन आने हैं। सही है। साकिब बशीर साहब, केसेस देख के तो अभी तक तो नहीं लगता कि लीडर ने बाहर आ जाना है। कोई बहुत ये चंबे की बात हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, और हालात देख के अभी ये भी नहीं लगता कि शायद कोई चैनल एक्टिव है बिटवीन इमरान खान एंड रेलेवेंट क्वार्टर्स। ये जितना मुंह उतनी बातें बैक पे पीटीआई पे हो रही हैं, बिलखुसूस जो KPK में इनकी हुकूमत है, क्या ये उसको भी कहीं जाके मुतासर करेगी? उसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? ज़ाहिर है कोई और पार्टी हुकूमत तो नहीं बना सकती, लेकिन इन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, डिलीवरी, परफॉर्मेंस,
या ये सियासत चलती रहेगी, हुकूमत अपनी जगह चलती रहेगी? पहली बात तो ये कि केसेस को अगर देखा जाए तो वो बहुत जल्द भी बाहर आ सकते हैं, 1 महीने 1.5 में भी, 2 महीने के अंदर अंदर वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन हालात को देखा जाए तो हो सकता है वो जल्दी बाहर ना आ सकें। दूसरी बात जो आपने की खैबर पख्तूनख्वा की, वो बिल्कुल मुतासर हो सकती है। उसकी वजह यह है कि आज ही जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जेल से जो मीडिया मौजूद था वहाँ पे बयान दिया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे अली अमीन गंडापुर जो मिले हैं उनको तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, और इस तरह जो है वो जो उन्होंने किया है सारा, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको बड़ा एक मुफाहमत का पैगाम और जो है वो आगे मामलात जो है वो ठीक होते नज़र आ रहे हैं, इस तरह की बात हो रही थी, तो वो जो जेल में बैठी लीडरशिप है उसने इसको मुस्तरद कर दिया है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि ये उन्होंने सारा इहाता करने की कोशिश की है। कहते हैं कि ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जब आपका सारा घर जो है वो लुट जाए और कहा जाए कि इसको भूल जाएं और आगे चलते हैं, तो उन्होंने कहा हल एक ही है कि ऑडिट करवाएं इलेक्शन का, जो मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, ये बर्फ़ तब पिघलेगी, उसके बगैर ये बर्फ़ पिघलने वाली नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब, राव खालिद से बशीर साहब। आज के प्रोग्राम से इतने ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।